नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त आरजे गौरव। और दोस्तों, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव के एक और नए और खास एपिसोड के साथ आज मैं फिर मौजूद हूं आप सभी के सामने। और इसमें जो है आज जो हमारी बात होने वाली है मुख्यतः वो आईटी के क्षेत्र में ज्यादा हम बातचीत करने वाले हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बात करेंगे। आज हमारे बहुत खास मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। आज इस शो में हमारे साथ फोन लाइन के थ्रू हम बात करने वाले हैं सौरभ प्रसाद जी से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में हैं। ये पहले इन्होंने ट्रेनिंग ली भी है, अभी सीख भी रहे हैं, और जो भी कुछ है दोस्तों वो सब हम भी जानेंगे। आप सब भी हमारे साथ आज इस शो के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो है जानने वाले हैं सौरभ प्रसाद जी के बारे में। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये हमारे एल्यूमिनाई भी रहे हैं, यानी ये इन्होंने NIEPVD में भी शिक्षा जो है अपनी ग्रहण की है। हमारे साथ काफी अच्छे अनुभव इनके रहे और बहुत डिसिप्लिन और बहुत जिसे कहते हैं मेहनती छात्र के रूप में इन्होंने NIEPVD में जो है अपनी छाप छोड़ी है। बहुत सारे प्राइजेस इन्होंने स्कूल के लिए लिए हैं दोस्तों। बहरहाल इन सभी चीजों का जिक्र हम धीरे धीरे इस साक्षात्कार के दौरान आप सभी से करते रहेंगे। मैं बिना किसी देरी के परिचय करवाना चाहूंगा आपका हमारे आज के मेहमान सौरभ प्रसाद जी से, उनकी आवाज के जरिए। सौरभ प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू गौरव, और सभी लिसनर्स को भी मेरे नमस्कार। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जगह बिल्कुल सेफ होंगे। जी, तो सौरभ प्रसाद जी, सबसे पहले हमारे श्रोता जानने को इच्छुक हैं आपके बारे में। हाँ, तो मेरी एजुकेशन की शुरुआत रांची से हुई थी। क्लास 7 तक मैं वहाँ पढ़ा था। क्लास 8 ऑनवर्ड मैंने NIVH में एडमिशन ले लिया जी। 8, 9, 10 कंप्लीट करने के बाद 2017 में मैं 10th क्लास पास आउट होने के बाद आगे भी मुझे मैथ और साइंस लेकर के पढ़ाई करनी थी। उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि लाइक ये सब्जेक्ट यूजुअली हमारे स्कूल में ऑफर नहीं होते थे, और जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो दे वर वेरी रिलक्टेंट अबाउट इट। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि किसी एक स्टूडेंट के लिए इन सब्जेक्ट्स को फैसिलिटेट कर पाए जी। देन इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी मेरी हेल्प करी। प्रिंसिपल सर की हेल्प से ही मैं NIVH से नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो पाया। उन्होंने मेरे स्कूल में एडमिशन करवाई, एंड फिर 2018 एंड 19 में मैंने 11th एंड 12th कंप्लीट किया जी। 2019 में 12th बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने के बाद, और साथ में मैंने JEE मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था, एंड दैट मेड मी एलिजिबल टू गेट एनरोलमेंट इन एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया जी। तो अलग अलग कॉलेजेस में एंट्रीज ओपन की। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस IIIT दिल्ली को चुना था, जहां मुझे एडमिशन मिल गई। और इसका सीधा सीधा असर ये पड़ा कि उसी साल से NIVH और बाकी के और भी स्कूल्स ने, जिनको ऐसा लगता था कि ब्लाइंड बच्चे मैथ और साइंस लेकर के नहीं पढ़ सकते, इन सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफर करना शुरू कर दिया। और आपको पता होगा NIEPVD ने भी स्टूडेंट्स को स्कॉलर होम स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। तो ये चेंज था, एंड आई अप्रिशिएट इट। 2-3 बच्चे इसमें जो है 2-3 साल गए भी, आपको याद होगा। मतलब आपके बाद के जो बैचेस थे वो 2-3 साल मतलब गए भी हैं इसमें। जैसे कि भरत था, आपको याद है, काफी इंटरेस्ट था उसका, वो तो आपके सामने ही था क्योंकि वहाँ पे। और इसके अलावा और 1-2 स्टूडेंट्स रहे जो कि स्कॉलर्स होम में जाकर के मैथ साइंस ली। और यहाँ पर क्योंकि मैंने ये जिक्र इसलिए भी यहाँ पर छेड़ा दोस्तों कि एक खबर मैं यहाँ पर साथ साथ अब देता चलूं। भविष्य में हमारे प्रिंसिपल साहब आज की डेट में अमित शर्मा सर, उनकी भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, इस साल से हैं या अगले से अभी कंफर्म मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन अब जो है जल्दी ही 11th 12th में PCM और अकाउंट्स वगैरह ये सब सब्जेक्ट में की मैथ साइंस भी लगभग इंक्लूड होगी ही स्कूल में जो है इस सेशन से, या फिर जल्दी ही, बहुत जल्दी ऐसा सुनने में आया है कि स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो दिक्कतें उठानी पड़ती हैं दोस्तों, बाहर जाना पड़ता है स्पेशल 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए या भाई इन्हीं के लिए, वो भविष्य में जो है अब नहीं उठानी पड़ेंगी। तो ये भी एक खुशखबरी है सौरभ प्रसाद जी कहीं ना कहीं लोगों के लिए। 2019 में मुझे IIIT दिल्ली में एडमिशन मिल गई, और पिछले 4 साल में इस नए क्राउड के साथ जो आपका स्किल इंप्रूवमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। डजंट मैटर कि आप किस तरह से आप अपने स्टडीज में कंटिन्यू हो रहे हो, अल्टीमेटली आपको सराउंडिंग मिलती है, वो एनवायरनमेंट मिलता है, वो एक्सपोजर मिलते हैं जो आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो कि बाकी किसी भी अगर आप स्ट्रीम में जाते हैं, लेट्स से आर्ट्स में या फिर रैंडम कोई भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन के लिए आप जा सकते हो, पर उस स्ट्रीम में आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलते जो इधर मिल रहे हैं।
जी। ज्यादातर आजकल जो कंपनी तो इंक्लूसिव हायरिंग के लिए आगे आ रही है, वो चाहती है कि आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी जाके आप उनके साथ काम करो, ताकि उनको एक्सेसिबिलिटी का मतलब समझ में आए। पर ताज्जुब की बात यह है कि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग इस फील्ड में आते नहीं, तो और बहुत सारी सीट्स वेकेंट रहती है, और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी बहुत सारे जो सीट्स है वो लाइक वेकेंट रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते नहीं है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेस स्ट्रांग हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। खैर वो तो बात की बात है। तो पिछले 4 साल में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है। लाइक मैंने पहले सक्सेस ग्रुप ऑफ इंडिया कंपनी में सेकेंड ईयर के में इंटर्नशिप करी थी, कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए थे जहाँ मतलब परफॉर्मेंस अच्छी थी, और उसके बाद थर्ड ईयर के में मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई थी। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद उनको काम पसंद आया, उन्होंने मुझे फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया, और फिर इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया। तो इस साल यानी कि 2023 में जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा अभी मई में, देन जून या जुलाई में मैं एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। तो ये मेरे लिए एक शुरुआत है बहुत सारे नए प्रोजेक्ट की और सीखने की, क्योंकि वहां जाना इज नॉट अ बिग थिंग टू मी, पर आई थिंक इक्वल प्रोग्रेस के साथ बाकी कलीग्स जिस पेस के साथ काम कर रहे हैं उसको मैच करना, और ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनी के थीम के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीब्यूट करना और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाना जैसे कि बाकी लोग देते हैं। और साथ ही जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी आने वाले हैं इस फील्ड में, उनके लिए एक मॉडल तैयार करना, ताकि दे डोंट हैव टू सफर विद ऑल दीज चीजें कैसी होंगी, सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल है नहीं। तो फिर मेरा ये ब्रॉड थीम है आने वाले टाइम के लिए कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए कि लोग जो भी आने वाले हैं उनको इस तरह की दिक्कतें ना हो, और उनको एक क्लैरिटी हो कि आगे वो क्या करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलनी है। जी, बहुत अच्छी सोच के साथ सौरभ प्रसाद जी आप आगे काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसमें कामयाबी हासिल करेंगे, और काफी अच्छे अच्छे एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर हम सभी लोगों के लिए, जितने भी वीआई कम्युनिटी के लोग हैं, हम सभी के लिए आप आगे तैयार करने में योगदान भी देंगे, और हो सकता है खुद भी कुछ ना कुछ आप डेवलप करें। तो अब मैं आपसे जो आगे जानना चाह रहा था वो ये है कि आपने आईटी को या टेक्नोलॉजी को बाद में, क्योंकि आप तो मैथ साइंस में थे, जितना भी था स्कूल में आपका एनआईपीवीडी में कह सकते हो, या वैसे उसके बाद नैब में आपने मैथ साइंस पढ़ा, उसके बाद टेक्नोलॉजी में किस तरीके से आपने कदम रखा? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप 11th-12th में आते हो तो फिर किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए कुछ एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स होते हैं। उनमें से एक एग्जाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई मेंस एंड एडवांस। तो इस एग्जाम्स के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और ज्यादातर लोगों का ये गोल होता है कि उनको आईआईटी में जाना है। पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सब लोग नहीं जा सकते क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो जो लोग टॉप के लोग होते हैं वो आईआईटीज में जाते हैं, फिर एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जाते हैं जो जिनके रैंक मेंस में अच्छे होते हैं। तो 12th के बाद आपके पास इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के पर्सपेक्टिव से कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल है और अप्रोचेबल है, जिसमें कि हम इंडिपेंडेंटली बाकी साइटेड पीयर्स के साथ इक्वली काम कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू केयर मच अबाउट दी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल्स में जाते हो तो फिर वहाँ पे हार्डवेयर का बहुत ज्यादा कंपोनेंट होता है, तो देयर यू विल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज। और सॉफ्टवेयर वाली फील्ड ऐसी है जहाँ आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, और इस फील्ड में भी जरूरत भी है आप जैसे लोग। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं इंकरेज करना चाहूंगा, अगर आप अभी अपने एकेडमिक लेवल पे हैं, लेट्स से अगर आप प्राइमरी या सेकेंडरी या फिर हायर लेवल पे हैं, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि 10th के बाद आप मैथ और साइंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, देन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स मिलेंगे जो आप खुद याद करोगे। थोड़ा सा बस आपको हार्ड वर्क करना है, एंड इफ यू आर एबल टू गेट थ्रू दैट यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द अपकमिंग टाइम। जी, तो अब सौरभ प्रसाद जी थोड़ा आपके बारे में और हम चीजें जानेंगे कि आपके शौक क्या क्या रहे हैं, और आपकी हॉबीज क्या क्या रही, इनके बारे में बताइए। एज ए हॉबी लाइक मुझे जब मैं स्कूल में था तो मुझे थिएटर करना बहुत पसंद था, और मैं प्ले बहुत सारे करता था। मुझे एंकरिंग करना बहुत पसंद था, और ऐसे जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होती है जैसे प्ले और एंकरिंग बताए के साथ साथ स्पीच और डिबेट में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और इन सब के साथ साथ मैं गेम्स की अगर बात करें तो मैं चेस खेलता था, क्रिकेट खेलता था, कभी कभार फुटबॉल भी खेलता था। तो गेम्स के साथ भी मेरा बहुत ज्यादा अच्छे से लाइक कनेक्शन रहा है। हालांकि 11th-12th में आने के बाद एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा मैं इंक्लाइन हो गया,
गया क्योंकि टाइम के इश्यूज थे और स्कूल के बाद आके बाकी सिलेबस भी रिवाइज करना होता था, तो दैट टाइम आई हैड अ लिटिल बिट इश्यू विद टाइम। पर स्कूल तक रहते हुए मुझे लगता है इन सब चीजों को मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखे थे और जितनी भी चीजें होती है एक्चुअली जब 10th के एंड में था, आई वाज राइटिंग अ लॉट ऑफ पोएम्स, आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस लाइक जैसे कि MUN है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है। इन सब में मैं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे अच्छा लगता था इनके ऊपर रिसर्च करना और फिर उसके उस पर खुद का पॉइंट ऐड करना, आप क्या सोचते हो उन टॉपिक्स के बारे में। बट 11th में आने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा मैथ साइंस की तरफ मेरे इंटरेस्ट का झुकाव रहा है और सबसे पजल्स को सॉल्व करना। और अभी के हिसाब से अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे ऐसे लाइक टेक्निकल फील्ड है जैसे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवऑप्स करके एक चीज होती है, इन पे बेस्ड प्रोजेक्ट पे मुझे काम करने पे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसर्चिंग, रीडिंग अबाउट दोस थिंग्स, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मैं ऑफिस में या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ ना, देन उस वक्त आप कुछ भी ऐसे प्री डिसाइडेड नहीं होता, वो आपको बता देते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है, आपको सीखना है, उसी को इम्प्लीमेंट करके आगे फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करके आपको टूल्स डेवलप करने हैं। तो जब ये काम आगे टाइम पे होने वाला है, देन आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आई एम just trying to learn and explore a lot of software and tools and a lot of projects स्पेशली जो कि इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेवऑप्स है, वेब डेव है, ऐप डेवलपमेंट है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट आई लर्न लाइक अ लॉट। जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं आपसे, क्योंकि हम बहुत नॉलेजेबल बनाने का प्रयास करते हैं अपने शो को, जिसमें कि आप तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज दे ही रहे हो। तो डेवऑप्स के बारे में भी यहाँ पर बताते चलिए हमारे श्रोताओं को। देखिए, डेवऑप्स दो चीजों से मिलता है, डेव प्लस ऑप्स। तो यहाँ पे दो काम होता है, एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है प्लस ऑपरेशंस का प्रोसेस होता है। तो इन दोनों को मिला करके ये वर्ड बना है। तो जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके, बेसिकली ये डिजाइन स्ट्रैटेजी है। ओके, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हो तो वो दो स्टेज में जाता है। एक तो आप पहले उसे डेवलप करते हो, पूरी डिजाइन की टीम साथ होती है जब काम कर रहे होते हो। एंड में काम आता है उन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का। तो किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि आप कंप्यूटर देख रहे हो, कंप्यूटर में ये एक सिंगल पीस नहीं है, इसमें अलग अलग मॉड्यूलर पार्ट्स है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेट्स से कि अगर आपका कीबोर्ड खराब होता है, थोड़े इश्यूज आते हैं, तो वो कीबोर्ड आपके डिस्प्ले को अफेक्ट नहीं करेगा, वो कीज में काम करना बंद कर देंगे, बट दैट्स इट। तो ऐसे मॉड्यूलर पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स कंप्यूटर के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और सब मिलकर के काम करते हैं। तो इस केस में अगर किसी एक छोटे पार्ट में कोई इश्यू आ जाता है तो पूरी की पूरी मशीन खराब नहीं होती आपकी, बाकी की चीजें फंक्शनल रहेंगे, आपको सिर्फ उस पार्ट को करके ठीक करना है। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट है। आने वाले टाइम में मेरा ये प्लान है कि एक्सेसिबल कोर्सेज लेकर के आऊँ प्रोग्रामिंग के ऊपर, स्पेशली पाइथन, जावा, C++, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। सो मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू विल गेट टू सी अ वेबसाइट विद ऑल दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज को मैं खुद डिजाइन करूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो भी आने वाले टाइम में सीखना चाहते हैं, आई रिकमेंड देम कि प्लीज हैव अ लैपटॉप विद यू, और आपके पास सीखने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होगी, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जो पहले प्रोबेबली एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं थे, पर अब वो होंगे, क्योंकि उस पर हम काम करेंगे मिलकर। जी, तो अगर हम सौरभ प्रसाद जी बात करें एक ऐप डेवलप करने की, ऐप डेवलपमेंट की, तो हम किसी भी ऐप को किस तरीके से एक अच्छा और एक्सेसिबल ऐप बना सकते हैं और किस किस चीज का हमें उसमें ध्यान रखना। हाँ, तो देखो, ये ऐप बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस आपको सीखने की जरूरत है। अलग अलग टूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप बनाते हो। तो ऐप डेवलप करने के लिए 2-3 टूल होते हैं, फ्लटर है, कैनवा स्टूडियो है। और अगर आप iOS और रिएक्ट नेटिव यूज करोगे तो मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो का बहुत अच्छे से आइडिया है। ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से एक्सेसिबल है, एनवीडिया के साथ आप इसे यूज कर सकते हो। और शुरू में आपको मे बी फेमिलियरिटी, उसकी हायरार्की, कुछ चीज को समझने के लिए थोड़ा सा इश्यू है, बट एक बार अगर आप इसे कोई अच्छी से समझ लोगे, देन इट वोंट बी अ बिग डील फॉर यू। आप खुद से भी आप बना सकते हो और अपने खुद के फोन में आप एक USB के थ्रू टेस्ट कर पाओगे। उसमें एक एमुलेटर करके चीज होती है जो कि एक्सेसिबल नहीं है फिलहाल, बट आप अपने फोन में USB के थ्रू डेफिनेटली आपको टेस्ट कर सकते हो और अलग अलग एक्टिविटीज ले और असाइनमेंट ऐड कर सकते हो। जिस भी तरीके की आप ऐप का बना सकते हो, इसके लिए आपको अलग अलग टूल्स अवेलेबल मिल जाएंगे। मतलब और आजकल तो जब से ChatGPT आया है, तो फिर आपको अगर कोई कोड समझ में नहीं आ रहा तो देन आप ChatGPT पे पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा। तो पहले जितना डिफिकल्ट होता था और आपको रिसर्च करना होता था, अब वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है। तो आप इजीली सर्च करके कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकते हो और डेफिनेटली इन ऐप को क्रिएट करके आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत मजा आएगा। ऑल द थिंग लिटिल बिट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। दैट्स इट। जी,
तो अब सौरभ प्रसाद जी, हम आगे अगर बात करें आपसे, आपने हॉबीज तो अपनी बताई, लेकिन शौकिया तौर पर आपने क्या क्या काम किए और क्या कुछ करना आप पसंद करते हैं आज भी? हाँ, तो मैंने आपको बताया ना अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में कि मेरा ये खुद का एम है कि एक ऐसा पोर्टल अवेलेबल हो जहाँ मैथ और साइंस रिलेटेड सारी ही रिसोर्सेज एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो। और जितना हम लोगों को ट्रेवल करना पड़ा बार बार इधर से उधर घूम करके, लोगों से पूछ करके, रिसर्च करके, इतनी ज्यादा लोगों को इश्यू ना है कि जैसे मैथ लिखनी है तो फिर कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है जिसे यूज करके हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, लेटेक्स यूज करना है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिल्ट इन मेथड यूज करें। तो फिर इस तरह के कई बार डाउट्स होते हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ ये सारे इश्यूज और के जवाब वहाँ अवेलेबल हो, और रेगुलरली देयर शुड बी एन इंटरेक्शन। जो लोग अभी आगे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और जो लोग आने वाले हैं, उनके बीच में एक गैप है, उस गैप को दूर करके कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए जहाँ से आपस में वो दोनों डिस्कस कर सकें, कोई भी डाउट ना रहे स्टूडेंट्स के अंदर, तो ताकि आने वाले टाइम में दे आर एबल टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। जी, तो देखो एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बच्चे अभी जो भी बिजनेस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, या फिर कर नहीं पाओगे, या फिर सीख नहीं होती, या फिर प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाएंगे। तो इन बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप आगे बढ़ो और इन सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट 10 तक तो करो ही करो यार। 10 के बाद डिसाइड करना कि आपको छोड़नी या फिर आगे बढ़ना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो फिर आगे बढ़ पाओगे। और 11th 12th पास करने के बाद आपके पास फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर फिर भी वहाँ पे भी आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपको ह्यूमैनिटी में जाना है, तो 12th के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो। इट्स नॉट टू लेट। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, और प्लीज गो अहेड विद व्हाटएवर रिसोर्सेस यू हैव। जी, तो हम बात करना चाहेंगे आपकी ट्रेनिंग के बारे में कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है आप मतलब NIEPVD के बाद आप नैब में गए, बहुत आसानी से आप चलो नैब में तो आपने कर लिया, लेकिन क्योंकि 11th 12th की मैथ साइंस और मटेरियल के साथ, जैसा कि आपने पीछे चर्चा भी की अभी, कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े वो आगे लोगों को ना करने पड़े। तो सबसे पहले तो चलिए हम यही बात कर लेते हैं कि 11th 12th के दौरान जब आपने मैथ साइंस पढ़ी तो उसका मटेरियल ढूंढने में और किस तरीके से कवर करने में क्या क्या चैलेंजेस आपको आए? देखो उस वक्त क्या है कि रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट फिर भी जो भी मैथ और साइंस के रिसोर्सेज इंटरनेट पे भी अवेलेबल थे। बट समटाइम्स क्या होता था कि कुछ सेक्शन थे, बहुत सारे पार्ट एक्सेसिबल नहीं होते थे, स्पेशली केमिस्ट्री में और इवन मैथ्स में भी। अगर आप चैप्टर्स कर रहे हो जैसे कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, तो फिर वहाँ पे वो जो कंटेंट थे वहाँ पे अवेलेबल, वो एक्सेसिबल नहीं थे। इवन यूट्यूब में भी जो वीडियोस थे जो पढ़ के बताते थे, वो भी उन टेबल्स को रीड नहीं करते थे। तो दैट वाज अ बैरियर। बट अब क्या है कि अब चैट जीपीटी अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हो, तो गिव यू द आंसर इन टेक्स्ट फॉर्मेट। आप रीड कर पाओगे खुद से और आप उनके आंसर खुद देख पाओगे। तो मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं है, अब तो बहुत ही आसान हो चुका है। जब से चैट जीपीटी आया है, एंटायर एकेडमिक्स हैज बीन रोल्ड आउट इनटू अ सिंगल पीस। तो भी अगर आपको डाउट है तो आप जाकर सर्च करो और ये आपको अच्छे से पढ़ाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी की जो इश्यू थी वो एटलीस्ट बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है। जी, माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग जब आप करने गए और IIIT में आपने किया, उस दौरान आपको किस तरीके के चैलेंजेस सिलेबस को लेकर हो या और सब चीजों के लिए हो, क्या क्या फेस करना पड़ा? किस वक्त की बात कर रहे हैं आप? जब आप अभी मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे या ले रहे हैं 2020 के बाद से? नहीं, इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वही सफिशिएंट होता है। जैसे कुछ जो आपको कोडिंग के वक्त या फिर टेस्ट के वक्त, कोडिंग टेस्ट के वक्त वो पूछेंगे, और इन टेस्ट में अगर आप परफॉर्म करते हो तभी आपको इन कंपनीज में प्लेसमेंट मिलती है। तो जब भी रिक्रूटिंग टीम आएगी तो फिर 3-4 कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सिस्टम डिजाइन है। तो ये कुछ बेसिक कोर सब्जेक्ट है जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और इन सब में से सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो मेक श्योर कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं वो सारे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड प्लस न्यू क्वेश्चन। और कंटिन्यूअसली आपको कम से कम अगर आप 4-5 महीने काम करते हो, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द कोडिंग टेस्ट एज वेल। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी होती है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी चाहती है कि आप सीखो वो आप सीख सकते हो। मेन है कि लॉजिक डेवलप होना चाहिए, और लॉजिक इन्हीं सब्जेक्ट से डेवलप होता है। तो
दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज करिकुलम। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग तब होती है जब आप एक्चुअली ज्वाइन करते हो कंपनी को, तो फिर अगर उनका कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी या फिर टीम है, वो आपको 1-2 वीक का टाइम लेकर के बता देते हैं आपको क्या क्या करना है, कंपनी का कल्चर क्या है, किन टूल्स के साथ आप यूज कर रहे होगे आपको, और किस तरह मॉडिफिकेशन करने हैं उस पीसी में जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान जब आप काम कर रहे थे तो सिस्टम्स वगैरह आपको मतलब मिलते थे आपके लिए, सॉफ्टवेयर तो वगैरह? वो आपको कुछ सिस्टम अलॉट करते हैं और वो पूछते भी अगर आपको कोई स्क्रीन रीडर वगैरह चाहिए, आप उनको बताते हो, खुद से इंस्टॉल करके दे देते हैं। तो फिर अब आपके पास सिस्टम में आपके वो सॉफ्टवेयर का खुद यूज कर रहा है, यूटिलाइज द टाइम। मतलब सिस्टम वो लोग अलॉट कर देते हैं, बाकी मर्जी आपकी, आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं ना, आप खुद के सिस्टम में उनका काम नहीं कर सकते, वो उनकी तरफ से खुद का लैपटॉप देते हैं, तो उसी में आप काम करते हो। बट वो बहुत तरह से एक्सेसिबल होता है, इतनी कोई इश्यूज नहीं आते, आप अच्छे से काम कर सकते हो। और हर एक टास्क को कंप्लीट करके आप, स्टैंडर्ड मीटिंग होती है हर दिन जहाँ आपको अपने काम का अपडेट देना होता है, तो आप बता सकते हो मैनेजर को, अगर कोई इश्यूज है तो आप डिस्कस कर लो। एंड बिलीव मी, हम प्राइवेट कंपनीज में भी लोग कहते हैं बहुत ज्यादा हेक्टिक है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर आप अपनी टाइम का लेते 5 to 6 आवर्स एवरी डे देते हो अच्छे से, तो फिर दैट इज मच मोर सफिशिएंट। बहुत होता है, इससे ज्यादा काम नहीं करना होता आपको। बट वही है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि इट्स लाइक, ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बोर हो रहे हो आप, या फिर आप कर नहीं पा रहे। इट्स लाइक कि आप जितना एक्सप्लोर करो, जितना करोगे, उतना ही मजा आने लग जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा घंटे पे घंटे कैसे निकल जा रहे हैं काम करते हुए, क्योंकि आप कोड लिख रहे होगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डिबग करोगे, फिर आप आगे जाओगे, तो फिर नई नई चीजें आती जा रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि सेम काम कर रहे हो। कोई यहाँ पे पैटर्न बेस्ड काम है ही नहीं जो आपको बार बार रिपीट करना पड़े। नई चीजें आते रहती है और सीखना पड़ता है, और अच्छी कंपनी की यही अच्छी बात होती है वहाँ के कल्चर में और वहाँ के डेवलपमेंट का। तो अब सौरभ प्रसाद जी, लास्ट में जो है आपने इतनी सब जानकारियां मेरे श्रोताओं को दी और बिल्कुल नॉलेजेबल कार्यक्रम जिसे हम कह सकते हैं आज का रहा। तो लास्ट में आप, क्योंकि आप एक उदाहरण हैं सभी वीआई बच्चों के लिए, वीआई स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, या चाहे आईटी क्षेत्र में आना चाहते हैं या मैथ साइंस में जो है करना चाह रहे हैं अपना साइंस साइड से, या जो भी आगे 11th में चूज करना चाह रहे हैं, जो भी है, आप उन सभी के लिए एक उदाहरण हैं, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए या 12th के बाद जो लोग आईटी में इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसमें हो या टेक्नोलॉजी के किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग चीजें हम जो है संभालते हैं, क्या कुछ मैसेज आप लास्ट में जो है सभी के लिए देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज बिल्कुल सिंपल सा है कि अपनी कैपेबिलिटीज को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करें। ऐसे होता है कि वेट कमजोर होने के कारण आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। या फिर अगर आप रियल में इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हो ना, खुद के लिए, मतलब ऐसा आपको फील करना चाहते हो कि हाँ मतलब समथिंग हैज कम और समथिंग इज टू बी एक्सप्लोर्ड, अगर आपको कम्प्लीटली उस वाले सेंस में आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली आप इस फील्ड में आए। एंड 12th के बाद तक आपके पास ऑप्शन होता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली डू कंटिन्यू। रिसोर्सेज की कमी या फिर फाइनेंशियल लिमिटेशन या फिर ऐसे किसी भी तरह की गलत बातों में नहीं पड़ना है। ये इश्यूज थोड़े से आते हैं शुरू में, बट अगर आप आगे जाओगे तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे एंड यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली मेक इट। मैं तो बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटीज आप बाद में भी पढ़ सकते हो, जो भी सब्जेक्ट हैं वो आप बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हो। पर इस फील्ड की पढ़ाई आपको ऐसा अलग से नहीं हो सकती, आपको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ करके ही काम करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, और देखो बात ऐसी है कि आप नहीं आते हो तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके कारण इन कंपनीज में लोगों की संख्या कम हो जाती है। और अब क्या है, आप लेट्स से कोई ऐप यूज कर रहे हो, लेट्स से जोमेटो स्विगी यूज कर रहे हो, अब आप बोलोगे यार ये चीज एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर ये बात कंपनी को कौन बताएगा कि ये एक्सेसिबल नहीं है? ये आप बताओगे जब आप खुद इंजीनियर बनकर जाओगे वहाँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू इंक्रीज योर पार्टिसिपेशन। जब आप खुद वहाँ पे अगर डेवलपर काम कर रहे होगे तो ये चेंजेस अपने आप ही हो जाएंगे। इसके लिए किसी भी सोसाइटी के लोगों को इंडिविजुअली कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक कि आपका रोल एज अ अवेयर सिटीजन बहुत मैटर करता है, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ बट फॉर द कंट्री, फॉर दिस डिसेबिलिटी सोसाइटी एंड फॉर द एंटायर नेशन एज वेल। तो डेफिनेटली अपनी स्किल्स का, अपनी कैपेबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल करें एंड कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहो आप लोग, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल कम अप विद यू, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल गेट टू हैव अ लॉट ऑफ फन। और एक और बात मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आप कहते हैं एग्जाम्पल हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन चीजों को इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे सही समय पर सही सपोर्ट मिला, एंड दैट इज ओनली द रीजन वाई एम, अदरवाइज और कुछ भी बात नहीं है।
इसलिए ये सपोर्ट और कंसिस्टेंसी अगर किसी और स्टूडेंट को भी मिलेंगे देन दे विल आल्सो बी एबल टू मेक ऑल दिस थिंग्स अप। सो दैट्स ऑल। जी, बहुत अच्छा मैसेज सौरभ प्रसाद जी ने दिया, जिसमें से कि काफी सारी चीजें हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, निकल करके आती हैं बहुत सारी चीजें। और अब बहुत जल्दी मैं तो यहाँ पर जो है कार्यक्रम अब अपने अंतिम क्षणों में है, समाप्ति की ओर है। सबसे पहला काम तो यही होगा कि मैं सौरभ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और स्टूडियो की तरफ से 91.2 NIVH हेलोडून की तरफ से देना चाहूंगा कि आपने अपने बहुत कीमती शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से, कीमती समय में से थोड़ा सा समय, ये आज का कार्यक्रम यानी आधा घंटा, नॉलेजेबल आधा घंटा जिसे मैं नाम दूंगा आज, आपने दिया हमें। और काफी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें IT के बारे में और तकनीकी क्षेत्रों के बारे में और सभी चीजों के बारे में, बहुत सारा मोटिवेशन से भरपूर ये साक्षात्कार आज का रहा, ये कार्यक्रम आज का रहा। इसके लिए और आपने हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ प्रसाद जी आपका। थैंक्स गौरव, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, सो मच। तो अब दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए, कार्यक्रम की गरिमाओं का ध्यान रखते हुए, मुझे भी आप सभी से यहाँ पर और फिर मुलाकात होगी मेरी किसी और नए कार्यक्रम में और एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव प्रोग्राम विद RJ गौरव, इस प्रोग्राम के नए एपिसोड के साथ और महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को आप सभी अपने बीच से अनुमति दीजिए। नमस्कार।